हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपका लास्ट लेक्चर आपके सीए इंटरमीडिएट कोर्स का। बच्चे एक्सटर्नल, अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में इंटरनल एड्स देखे थे इंटरप्रिटेशन के। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल एड्स इंटरप्रिटेशन के। देखो, एक्सटर्नल एड्स आर दोज एड्स विच आर एक्सटर्नल टू द टेक्स्ट ऑफ द स्टैट्यूट। तो बेटा एक बात याद रखना, जो एड्स, जो चीज़ें स्टैट्यूट के अंदर मेंशन्ड होती हैं वो तो इंटरनल हो गई बेटा, जैसे डेफिनेशंस हो गई, है ना, एक्सप्लेनेशंस हो गए, प्रोवाइजो हो गए, प्रीएम्बल हो गया, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, ये सब आपके इंटरनल एड्स हैं बिकॉज ये स्टैट्यूट के अंदर मेंशन्ड है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एड्स की, जो स्टैट्यूट के बाहर के एड्स हैं, ठीक है, जो स्टैट्यूट में मेंशन्ड नहीं है। एक्सटर्नल एड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट। तो बेटा याद रखना, किसी भी स्टैट्यूट को, लॉ को, इनैक्टमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए आप मदद किसकी ले सकते हो बेटा? एक्सटर्नल एड्स की मदद भी ले सकते हो। हाउएवर, एक्सटर्नल एड्स कैन बी यूज्ड ओनली टू इंटरप्रेट intention of the legislature and that too only when words of the statute are not clear। तो बेटा याद रखना, एक्सटर्नल एड्स की मदद आप तभी लोगे when words of the statute are not clear। मतलब अगर वर्ड्स में कोई एम्बिग्विटी है, स्टैट्यूट में जो वर्ड्स मेंशन्ड हैं वो वेग हैं, तो उस केस में आप एक्सटर्नल एड्स की मदद ले सकते हो टू इंटरप्रेट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो एक्सटर्नल एड्स? सबसे पहले है हिस्टोरिकल सेटिंग। मतलब बेटा थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में यानी बेटा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, टाइम को रिवाइंड करना पड़ेगा बेटा, पास्ट में जाना पड़ेगा। देखो, हिस्टोरिकल सेटिंग एज एन एक्सटर्नल एड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन वर्ड्स इन द स्टैट्यूट आर एम्बिगुअस। तो हिस्टोरिकल सेटिंग को आप सिर्फ तभी यूज करोगे जब स्टैट्यूट में मेंशन किए हुए वर्ड्स एम्बिगुअस हैं, मतलब क्लियर नहीं है। अच्छा, अब हिस्टोरिकल सेटिंग में बेटा क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। बेटा पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? वो जगह बेटा जहां पर वो एक्ट बना। पार्लियामेंट मतलब बेटा सांसद, मतलब अब हम यहां पर उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पर वो एक्ट बनाया गया था। मतलब बेटा हम पास्ट में जा रहे हैं, हिस्ट्री में जा रहे हैं बेटा, ठीक है, और उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर वो एक्ट बनाया गया। तो वो कहता है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मीन्स द प्रोसेस बाय विच एन एक्ट इज एनैक्टेड। तो बेटा पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर एक्ट बना, और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एक प्रोसेस है जिससे वो एक्ट बनाया गया। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया। तो बेटा प्रोसेस में क्या क्या आएगा? ये प्रोसेस जो वर्ड है बेटा, इसमें क्या क्या आएगा? आइडिया बनाया गया, उसके बाद बिल की ड्राफ्टिंग करी गई बेटा, पार्लियामेंट में बहुत सारे डिबेट्स, बहुत सारे डिस्कशंस किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज करे गए। ठीक है, तो बेटा आपको ना इन सब चीज़ों को कंसिडर करना है वाइल जजिंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। किस किस चीज़ को बेटा जज करोगे, किस किस चीज़ को ध्यान में रखना है? आईडीए का कंसेप्शन, बिल की ड्राफ्टिंग, वहाँ पर जो लोग थे उनके बीच में क्या डिबेट्स हुए, क्या डिस्कशंस हुए, क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज करी गई।
following points may be noted in this regard. Speech of mover of a bill at the time of introduction of bill is relevant as it explains the reason for introduction of bill and helps to ascertain the object and purpose of the act. तो बेटा उसने कहा है सबसे पहले पता है क्या देखो पार्लियामेंट में बेटा पहले बिल बनता है और बिल को जब सारे मेंबर्स का असेंट मिल जाता है ना तब वो एक एक्ट बनता है. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बिल पढ़ा जाता है, बिल पढ़ा जाता है पार्लियामेंट में. ठीक है बेटा, बिल सुनो, जो बिल पढ़ता है ना बेटा उसे हम कहते हैं मूवर ऑफ अ बिल, जो बिल को पढ़ता है पार्लियामेंट में. तो बेटा मूवर ऑफ बिल की स्पीच, उसने क्या बोला पार्लियामेंट में, बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसने बिल को मेंबर्स में इंट्रोड्यूस कैसे करा, वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि वो बिल किस उद्देश्य से लाया गया है, पर्पस क्या है बिल को लाने का, मोटिव क्या है बिल को लाने का, वो सब बेटा कहाँ से पता चलेगा, मूवर ऑफ बिल की स्पीच से. वो स्पीच जो उसने दी एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल. फिर अमेंडमेंट्स कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिल आर रेलिवेंट इन अराइविंग एट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. तो बेटा अब जो मूवर था उसमें उसने बिल की स्पीच तो पढ़ दी, उसने बिल की स्पीच तो पढ़ दी, ये भी बता दिया ये बिल क्यों लाया जा रहा है, मोटिव क्या है, पर्पस क्या है. अब बेटा मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारी अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं इस बिल में. ठीक है, तो वो अमेंडमेंट्स रेलिवेंट हो जाती हैं इन अराइविंग एट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. फिर उसने कहा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, the history of the external circumstances which led to the enactment of the statute is of much significance in understanding the subject matter and scope of enactment. तो बेटा थोड़ा सा आपको ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. ठीक है, सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे कि क्यों वो एनैक्टमेंट लाया गया, वो स्टैट्यूट लाया गया. उससे आपको बेटा पता चलेगा इज ऑफ मच सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ एनैक्टमेंट. ठीक है, वेदर द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन वॉज इंटेंडेड टू अमेंड द लॉ और लीव इट वेयर इट स्टूड बिफोर मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड. तो बेटा मोटिव क्या था, स्टैट्यूट को लाने का मोटिव क्या था, एग्जिस्टिंग लॉ को पूरे तरीके से अमेंड करना या फिर खास कोई चेंजेस उसमें ना करना. मतलब लीव इट वेयर इट स्टूड बिफोर, मतलब जैसा पहले था अब भी आप वैसा ही रखना चाहते हो. तो बेटा सुनो, तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि जो स्टैट्यूट लाया गया है उसके पीछे इंटेंशन क्या था, क्या उसको बदल के लाया गया है, ठीक है, या उसको पुराने को ही छोटे मोटे चेंजेस के साथ फिर से लाया गया है. फिर उसने कहा है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, इट मे बी यूज्ड फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स that led to the enactment of the statute. However, if extensive changes are made at the time of consideration and passing of bill, the objects and reasons of the changed enactment may not be same as that of original bill and it will be unsafe to attach importance to the statement of objects and reasons. मैं आपको बता देता हूँ बेटा जब कोई बिल लाया जाता है ना, जब कोई नया एक्ट लाया जाता है, ठीक है, तो बेटा उसके साथ ना मैं वर्ड बिल बोलता हूँ बेटा, जब कोई नया बिल लाया जाता है ना उसके साथ बेटा एक स्टेटमेंट अटैच करी जाती है जिसे हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस. मतलब
इस बिल को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बिल लाया गया। ठीक है, अब उसके बाद बेटा सुनो, उसके बाद बेटा ये तो अभी एक ड्राफ्ट है ना, ये तो बिल का क्या है, एक ड्राफ्ट, कोई फाइनल बिल थोड़ी ना है। अब इसमें जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज करे जाएंगे। उसके बाद बनाया जाता है बेटा फाइनल बिल, उसके बाद बनाया जाता है फाइनल बिल। ठीक है, तो बेटा अब उन्होंने पता है क्या कहा, ये देखो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप ना ड्राफ्ट बिल के साथ ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है ना बेटे, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो टू जज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस इररेलेवेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय द मेंबर्स। तो अगर मेंबर्स ने बहुत सारे चेंजेस बिल में करवाए हैं, बहुत सारे चेंजेस करवाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा फाइनल बिल और जो ये ड्राफ्ट बिल है ये आपस में बेटा टैली नहीं करता है, सेम नहीं होता है। तो चेंज्ड एनैक्टमेंट मतलब फाइनल बिल तो एक्ट बन जाता है ना बेटा, फाइनल बिल तो एक्ट बन जाएगा। तो उसने कहा फाइनल बिल यानी एक्ट may not be same as that of original bill, मतलब एक्ट जो बना है और जो प्रपोज्ड बिल था, ड्राफ्ट बिल था, वो सेम नहीं रहेंगे बेटा, उसमें क्या रहेंगे, चेंजेस। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जो आपने ड्राफ्ट बिल के साथ अटैच करी थी वो क्या हो जाती है बेटा, इररेलेवेंट हो जाती है। तो इट विल बी अनसेफ to attach importance to the statement of objects and reasons। तो बेटा अगर सुनो, अगर तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, फिर तो आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को यूज़ कर सकते हो टू जज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेकिन अगर बेटा ड्राफ्ट बिल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स मेंबर्स ने प्रपोज करे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना सही नहीं होगा। फिर रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज, बेटा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मेरे को एक बार बताओ, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 था ये बेटा किसने रिकमेंड किया था, डॉक्टर जे ईरानी कमेटी ने। तो बेटा इनकी रिपोर्ट, इनकी जो रिपोर्ट है कंपनीज एक्ट 2013 पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू जज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैट्यूट, पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट, स्कोप ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कमिटी विच एग्जामिन्ड द बिल, जैसे जे ईरानी कमिटी, एंड मेड recommendations टू द लेजिस्लेचर may be referred to decide the legislative intent। मतलब लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था वो एनैक्टमेंट बनाने के पीछे, वो आप जज कर सकते हो फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल सेटिंग। फिर बेटा सेकंड एक्सटर्नल एड जो आता है वो आता है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉज। देखो, वेयर एन एक्ट इज अ कंसोलिडेटिंग वन, वेयर एन एक्ट इज अ कंसोलिडेटिंग वन। बेटा एक बात सुनो, अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको जब लॉन्ग टाइटल कराई थी तो मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 तो एक शॉर्ट टाइटल है बेटा, इसका बताओ कि लॉन्ग टाइटल क्या था, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, है ना। तो बेटा जो कंपनीज एक्ट है ना, जो कंपनीज एक्ट है वो एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है। क्यों कंसोलिडेटिंग एक्ट, क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 को
कंसोलिडेट कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो बेटा अगर आप थोड़ी बात समझो ना, कंपनीज एक्ट 1956 को ऑल टुगेदर स्क्रैप नहीं करा गया बेटा, काफी सारे प्रोविजंस एज इट इज कंपनीज एक्ट 1956 से उठा के कंसोलिडेट कर दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। हां, कुछ लॉस को अमेंड भी किया गया है, तो इसे हम कहते हैं कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेट भी किया, किसको कंसोलिडेट किया है इसने? कंपनीज एक्ट 1956 को कंसोलिडेट कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। इसने कुछ को तो कंसोलिडेट कर लिया और कुछ को क्या किया है बेटा? अमेंड भी किया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 इज अ कंसोलिडेटिंग एक्ट। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट इट इज नॉट इंटेंडेड टू ऑल्टर द लॉ। तो बेटा जब एक्ट कंसोलिडेटिंग नेचर का होता है ना, जैसे कंपनीज एक्ट, तो कोर्ट मान के चलता है, कोर्ट मान के चलता है बेटा कि लेजिस्लेचर की, लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है, वो लॉ को ऑल्टर नहीं करना चाहता है, वो लॉ को एज इट इज रखना चाहता है। कंपनीज एक्ट 1956 के बहुत सारे प्रोविजंस एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। मतलब लॉ मेकर का इंटेंशन कंपनीज एक्ट 1956 को ऑल्टर करने का नहीं है। हां, कुछ को ऑल्टर जरूर किया गया है। 10 द इंटरप्रिटेशन दैट ओल्ड एक्ट हैज रिसीव्ड इन द पास्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। अब ये सुनो, याद करो, मैंने आपको सेकेंडरी रूल पढ़ाया था, इफेक्ट ऑफ यूसेज। बेटा एक बात मेरे को बताओ, जैसे मैंने कहा कि कंपनीज एक्ट 1956 के बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, उन्हें ऑल्टर नहीं करा गया है। तो ऐसे प्रोविजंस के लिए जिनको ऑल्टर नहीं करा गया है, उनके लिए देखो इफेक्ट ऑफ यूसेज। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 बेटा 64 इयर्स हो चुके हैं, 64 साल हो चुके हैं कंपनीज एक्ट 1956 को आए हुए। तो मेरे को एक बात बताओ, आप ये देखो कि कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, ट्रेंड क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है। मतलब लोग कंपनीज एक्ट 1956 के उन प्रोविजंस को जिनको ऑल्टर नहीं किया गया है, उन प्रोविजंस को लेके क्या सोचते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, जो लोग बेटा अपनी ना एक धारणा बना लेते हैं, एक कस्टम बना लेते हैं। तो जो कस्टम चलता आ रहा है, जो सोच लोगों की चलती आ रही है विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, उस सोच को बदलने की जरूरत नहीं है। तो लॉ एक बात साफ साफ कहता है कि ओल्ड एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन लोगों के दिमागों में है पुराने समय से, उसी को चलाते चलो बेटा। रीति रिवाज चलते जाने चाहिए। याद करो, मैंने आपको पुराने जमाने में वो चौबारे होते थे, है ना, झाड़ू मारने से लक्ष्मी बाहर जाती है, वो बेटा वो प्रथा आज भी चलती आ रही है। तो इसका भी कहना यही है कि जो कस्टम, जो ट्रेडिशन, जो ट्रेंड, जो प्रैक्टिसेस इतने सालों से चलती आ रही है, एक सर्टेन लॉ को लेके उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक बात बताओ, लॉ मेकर ने लॉ ही नहीं बदला है, जब लॉ मेकर ने लॉ को ही नहीं बदला है, तो हम उन कस्टम, उन ट्रेडिशन, उन प्रैक्टिसेस को क्यों बदलें। तो जो जैसे लोग समझते आ रहे हैं, जैसे लोग इंटरप्रेट करते आ रहे हैं इस लॉ को 64 ईयर से, वैसे ही लॉ को आप इंटरप्रेट करोगे आगे भी। तो एक बार जो कस्टम बन जाए ना बेटा, ट्रेडिशन बन जाए, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आता है बेटा, अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट्स। बेटा एनालॉगस एक्ट्स कौन से होते हैं? जो सेम नेचर के होते हैं बेटा, सेम नेचर के एक्ट्स। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट से ही डील करते हैं, जिसमें से ये वाइडर है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा छोटा है बेटा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल के कॉन्ट्रैक्ट से तो डील करेगा ही करेगा, और भी कॉन्ट्रैक्ट से डील करेगा। ऐसे ही बेटा, ऐसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये सब लेबर से रिलेटिंग है। तो ये सेम नेचर के एक्ट्स हैं, इन्हें हम एनालॉगस एक्ट्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा वेयर एन ओल्ड एक्ट, पुराना एक्ट, इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एक्ट, द लेटर एक्ट मे बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द ओल्ड एक्ट ओनली इफ both acts are on similar lines and part of earlier act is ambiguous। तो बेटा अगर आप ओल्ड एक्ट को, किसी पुराने एक्ट को रिप्लेस करते हो बाय अ न्यू एक्ट, तो आप जो बाद में आया था ना, जो न्यू एक्ट था, उसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो टू इंटरप्रेट द ओल्ड एक्ट, प्रोवाइडेड दोनों एक्ट सेम लाइंस पे हों। जैसे बेटा आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट पहले 1868 आया, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 आया, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 आया। तो बेटा आप न्यू एक्ट को यूज कर सकते हो टू जज द ओल्ड एक्ट, प्रोवाइडेड ओल्ड एंड न्यू एक्ट आर ऑन सेम लाइंस। ठीक है, और ओल्ड एक्ट जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, एम्बिगुअस, तभी तो यूज करोगे। अगर ओल्ड एक्ट में मीनिंग क्लियर है, तो फिर आपको न्यू एक्ट को यूज करने की जरूरत क्यों है टू इंटरप्रेट योर ओल्ड एक्ट। ठीक है, अच्छा, इफ टू एक्ट्स आर रेड टुगेदर एंड देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, देन लैटर एक्ट वुड मॉडिफाई द अर्लियर एक्ट। अच्छा, अब एक बात सुनो, दो एक्ट्स हैं बेटा एक जैसे, एनालॉगस है बेटा, एनालॉगस एक्ट्स हैं, उन दोनों को आप साइमल्टेनियसली पढ़ते हो और आपको दोनों में बेटा क्या नज़र आती है, कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा, जो बाद में बनाया गया है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो पहले बनाया गया है। तो लैटर एक्ट विल प्रिवेल वेयर अ सिंगल सेक्शन ऑफ वन एक्ट is incorporated into another act, it must be read in the same sense which it bore in the original act। तो ठीक है, उसने क्या कहा, अगर एक सेक्शन एक एक्ट का, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है एक दूसरे एक्ट में, एक सेक्शन एक एक्ट का इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है एज इट इज उठ के दूसरे एक्ट में, तो इट मस्ट बी रेड इन द सेम सेंस विच इट बोर इन द ओरिजिनल एक्ट। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब जीएसटी आया था ना बेटा, तो बहुत सारे प्रोविजंस बेटा, बहुत सारे प्रोविजंस एज इट इज उठ के जीएसटी में लाए गए हैं। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है ना, जीएसटी तो हमारा हो गया बेटा, जीएसटी में एक्साइज भी मर्ज हो गया, वैट भी मर्ज हो गया, सीएसटी भी मर्ज हो गया, सर्विस टैक्स भी मर्ज हो गया। बेटा जो एचएसएन का कंसेप्ट था, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर, 8 लेटर वर्ड, फर्स्ट टू लेटर्स रिप्रेजेंट, फर्स्ट टू अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट, फर्स्ट टू नंबर्स रिप्रेजेंट चैप्टर, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर आइटम, है ना। ये बेटा कंसेप्ट एज इट इज उठ के कहाँ से लाया गया है, जीएसटी में एक्साइज से। ऐसे ही बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम एज इट इज उठ के कहाँ से लाई गई है, एक्साइज से, एज इट इज उठ के बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम, बस उन्होंने लिमिट्स चेंज करी है, बाकी फंडा बेटा बिल्कुल वही है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी बेटा, बहुत सारी हमने एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पढ़ी हैं, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, लीगल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, बहुत सारी बेटा एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एज इट इज उठ के सर्विस टैक्स से लाई गई है।
तो बेटा उन्होंने क्या करा, एक्साइज एक्ट का एक कंसेप्ट, ठीक है, उठा के डाल दिया दूसरे एक्ट में। एक्साइज का एक कंसेप्ट एक्साइज एक्ट से उठाया और सीजीएसटी एक्ट 2017 में डाल दिया गया। पक्का? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा उस चीज को आप रीड उसी सेंस में करोगे जैसे आप ओरिजिनल एक्ट में रीड करते थे। तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर को आप जीएसटी एक्ट में वैसे ही पढ़ोगे जैसे आप एक्साइज एक्ट में पढ़ते थे। और बेटा हम पढ़ते भी वैसे ही हैं, हू बहू बेटा बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो एक्साइज में था। ठीक है, फिर वेयर अ पार्ट ऑफ एन एक्ट इज रिपील्ड, रिपील्ड मतलब याद करो करा हुआ है जनरल क्लॉजेज एक्ट में रिवोक कर दिया गया है। रिपील्ड मतलब रिवोक्ड। वेयर अ पार्ट ऑफ एन एक्ट इज रिपील्ड इट लूजेज इट्स ऑपरेटिव फोर्स, इट लूजेज इट्स ऑपरेटिव फोर्स। ठीक है, नेवरदलेस such a repealed part may still be taken into account for construing the unrepealed part। ठीक है बेटा, जो पार्ट रिवोक कर दिया गया है, विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ने, वो ऑपरेटिंग फोर्स तो उसकी गई, वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेटा आप रिपील्ड पार्ट को यूज कर सकते हो टू इंटरप्रेट द अनरिपील्ड पार्ट। इंटरप्रिटेशन के लिए तो आप यूज कर सकते हो ना उसे, ठीक है, उसकी इफेक्टिव, वो अब इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती है। रिपील्ड पार्ट को आप यूज कर सकते हो टू इंटरप्रेट द अनरिपील्ड पार्ट। ठीक है, तो ये बेटा आपके 3 एक्सटर्नल एड्स थे। फोर्थ है आपका डिक्शनरी डेफिनेशन। खैर इसमें कुछ खास नहीं है बेटा। फर्स्टली द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस डिफाइंड इन द स्टैट्यूट आर रेफर्ड टू फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रूइंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। अब सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। अगर बेटा आपको किसी वर्ड या एक्सप्रेशन का मतलब चाहिए, जैसे टैक्सेबल पर्सन का था बेटा मतलब चाहिए मुझे, तो मैं पहले कहाँ ढूंढूंगा बेटा? सीजीएसटी एक्ट 2017 में देखो ना, हो सकता है सीजीएसटी एक्ट 2017 में उन्होंने टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन कर रखा हो। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही रिलेटिव की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 56। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रिलेटिव की डेफिनेशन चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो पहले मुझे कहां पर ढूंढना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ढूंढो ना, क्या पता रिलेटिव की डेफिनेशन मेंशन हो। मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो होती है बेटा स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की, जो स्टैट्यूट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट इट इज एन इंटरनल एड। ये तो एक्सटर्नल एड नहीं हुआ, ये तो इंटरनल एड है। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन तो इंटरनल एड होता है। अच्छा, फिर हाउएवर इफ देयर इज नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन द जुडिशियल डिसीजंस डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड मे बी रेफर्ड टू। मीनिंग गिवन बाय जुडिशियल डिसीजंस कैरी मोर वेटेज एज कंपेयर टू डिक्शनरी मीनिंग। तो बेटा एक बात सुनो, कई बार क्या होता है कि कोई वर्ड स्टैट्यूट में डिफाइंड नहीं है, मतलब उसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन गिवन नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बेटा कुछ केस लॉज में, कोर्ट ने कुछ केस लॉज में डेफिनेशंस दे रखी होती हैं बेटा। मतलब सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, लीगल रिलेशनशिप, व्हाट इज अ लीगल रिलेशनशिप, तो ये डिफाइन किया गया था बाल्फर वर्सेस बाल्फर में। लीगल रिलेशनशिप क्या होती है दैट इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कहां पर डिफाइन किया गया उसे? बाल्फर वर्सेस बाल्फर का जो लैंडमार्क जजमेंट था उसमें डिफाइन किया गया व्हाट इज द लीगल रिलेशनशिप। तो याद रखना, अगर तो एक्ट में डेफिनेशन मेंशन्ड है, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, वही देखोगे। अगर एक्ट में डेफिनेशन मेंशन नहीं है तो केस लॉस देखो, हो सकता है कुछ केस लॉस में उस वर्ड को, एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया हो। अगर बेटा वहां से भी ना मिले तो कोई और रिजॉर्ट हमारे पास नहीं बचता, फिर हमें उसका क्या देखना चाहिए? डिक्शनरी डेफिनेशन, डिक्शनरी मीनिंग।
तो देखो, डिक्शनरी डेफिनेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट. In selecting one out of several meanings, the context in which word has been used in the act shall be considered. तो बेटा डिक्शनरी में तो एक एक वर्ड के बहुत सारी डेफिनेशंस बेटा प्रोवाइडेड होती हैं. तो उन्होंने कहा कि कौन सी वाली सिलेक्ट करनी है डेफिनेशन आउट ऑफ सेवरल मीनिंग्स. तो उसके लिए आप देखोगे किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड एक्ट में यूज किया गया है. ठीक है. फॉर मीनिंग ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल डिक्शनरी शुड बी यूज्ड. तो अगर टेक्निकल वर्ड्स हैं तो टेक्निकल डिक्शनरी यूज करो बेटा. ठीक है. और लास्ट एक्सटर्नल एड बेटा आता है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो केस लॉस. ये भी बेटा स्टैट्यूट का पार्ट नहीं है, केस लॉस. No need to refer to legal decisions if language of the Indian statute is clear and unambiguous. तो याद रखना, अगर लैंग्वेज स्टैट्यूट की बिल्कुल क्लियर है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, आपको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स यानी लीगल डिसीजंस को रेफर करने की जरूरत नहीं है. हाउएवर इफ मीनिंग इज एम्बिगुअस, क्लियर नहीं है, then reference can be made to judicial pronouncements available on the subject. तो उस केस में आप केस लॉस को रेफर कर सकते हो. इंडियन डिसीजन शुड बी गिवन मोर वेटेज ओवर फॉरेन डिसीजंस. तो ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है. हमेशा बेटा प्रेफर किसको करोगे? जो इंडिया के केस लॉस हैं उनकी वेटेज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो फॉरेन के केस लॉस हैं. Foreign decisions can be referred to provided such foreign country follows same system of jurisprudence. मतलब लॉ का सिस्टम बेटा सेम है as ours and foreign decisions have been given on same law as ours. तो आप चाहो तो foreign decisions भी यूज कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए, प्रोवाइडेड jurisprudence सेम होना चाहिए बेटा. उनके कंट्री का और हमारे कंट्री का लॉज सेम होने चाहिए, उनके कंट्री के और हमारे कंट्री के. इंडियन कोर्ट्स फॉलो फॉरेन डिसीजंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्ट्स आर बेस्ड ऑन इंग्लिश एक्ट्स. इस बात में बेटा कोई शक नहीं है. हमारा जो लॉ है वो पूरा का पूरा, खास तौर पे जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, ये सब बेटा कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लिश एक्ट से लिए गए हैं. तभी आप देखोगे बहुत सारे केस लॉस बेटा इंग्लैंड के ही हैं. ठीक है. एंड इंडिया एंड इंग्लैंड हैव सिमिलैरिटीज रिगार्डिंग कॉमन लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड. बेटा उसका रीजन है क्योंकि इंडिया में और इंग्लैंड में जो लॉ है ना, वो उसी तरीके से, जो इंग्लैंड में लॉ वर्क करता है ना, वो उसी तरीके से वर्क करता है जैसे लॉ इंडिया में वर्क करता है. इसीलिए इंडिया इंग्लिश एक्ट्स को क्या करता है? फॉलो करता है. ठीक है बेटा. लो, ये आपके 5 एक्सटर्नल एड्स हैं विच आर यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन. और बेटा लास्ट टॉपिक आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का आता है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. बेटा अगर आपको याद होगा ना, तो मैंने आपको इस चैप्टर का बेटा नाम हमने स्टार्टिंग में किया था. चैप्टर का नाम था बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अभी तक हमने केस पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का. अब हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स का केस. बेटा खास कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बातें हैं. देखो, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. किसी डीड को, जैसे बेटा आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, है ना, तो सेल डीड होती है, परचेज डीड होती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के टाइम पे ट्रांसफर डीड होती है ना. इनमें जो सब्जेक्ट मैटर लिखा है उसे इंटरप्रेट कैसे करना है बेटा, क्या रूल्स होंगे? सुनो, इंटरप्रिटेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रीजनेबल मैन. तो उसने कहा द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज टू फाइंड आउट व्हाट अ रीजनेबल मैन. कौन होता है बेटा ये रीजनेबल मैन? हु हैज टेकन केयर
to inform himself of the surrounding circumstances of a deed or document and of its scope and intendments. Intendments मतलब intention. बेटा पता है रीजनेबल मैन, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं बेटा, पता है रीजनेबल मैन बेटा कौन होता है? रीजनेबल मैन वो होता है हु इज अवेयर ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट्स. वो अवेयर है बेटा, फुली तरीके से अवेयर है. डीड और डॉक्यूमेंट का स्कोप क्या है, एंटर करने के पीछे इंटेंशन क्या है, वो सब उसको क्लियर है. तो ऐसे पर्सन को बेटा हम क्या कहते हैं? रीजनेबल मैन. ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, जिसको जो अवेयर ही नहीं है कि डीड और डॉक्यूमेंट में क्या आता है, या उसे डीड और डॉक्यूमेंट का स्कोप ही नहीं पता, या इंटेंशन, किस इंटेंशन से ये डीड या डॉक्यूमेंट बनाई गई है वो पता ही नहीं उसे आप रीजनेबल मैन नहीं कह सकते. ठीक है, तो रीजनेबल मैन वो है जिसे पता है, हु इज अवेयर ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, स्कोप के बारे में उसे जानकारी है, इंटेंशन के बारे में उसे जानकारी है. वुड अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स यूज्ड इन दैट डीड और डॉक्यूमेंट. ठीक है बेटा. फिर नो वेटेज टू अदर डॉक्यूमेंट. सिंपल बात, इट इज इनएक्सपीडियंट, नॉट एडवाइसेबल टू construe the terms of one deed by reference to another. तो बेटा उन्होंने कहा कि ये ना एडवाइसेबल नहीं है कि आप एक डीड को, एक डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए सहारा दूसरी डीड या दूसरे डॉक्यूमेंट का लो. इट इज नॉट एडवाइसेबल. फिर द गोल्डन रूल. द गोल्डन रूल इज टू असर्टेन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. बेटा ये तो फिर से इंटेंशन तो इंपॉर्टेंट है ना, इंटरप्रिटेशन के लिए इंटेंशन इंपॉर्टेंट है. आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट इन देयर ऑर्डिनरी सेंस. तो उसने कहा कि गोल्डन रूल, इंटरप्रिटेशन का गोल्डन रूल तो यह है कि पार्टीज के इंटेंशन को जज करो. कैसे? बाय रीडिंग, बाय कंसिडरिंग ऑल द वर्ड्स इन द डीड और डॉक्यूमेंट. मेथोडोलॉजी in the application of the golden rule is as follows. बेटा क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इंटेंशन को जज करने के लिए? पहला, रीड द डॉक्यूमेंट एज अ होल. पूरा डॉक्यूमेंट बेटा पढ़ो. द सर्कमस्टांसेस इन विच पर्टिकुलर वर्ड्स हैव बीन यूज्ड आर कंसिडर्ड. ठीक है. द स्टेटस एंड ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज यूजिंग द वर्ड्स इज टेकन इनटू एज द सेम वर्ड्स taken into consideration करना बेटा, is taken into consideration as the same words may be used by an ordinary person in one sense and by a trained person or a specialist in another. अब वही बात है ना बेटा, जो काम एक चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है, ठीक है, वो काम बेटा एक अकाउंटेंट तो नहीं कर पाएगा ना, है ना. दोनों में बेटा डिफरेंस तो है. क्यों? क्योंकि बेटा चार्टेड अकाउंटेंट एक ट्रेन्ड पर्सन है और जो अकाउंटेंट है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है. तो उन्होंने कहा कि वर्ड्स को पढ़ते समय, वर्ड्स को कंसिडर करते समय, वर्ड्स को इंटरप्रेट करते समय वो डॉक्यूमेंट एक ट्रेन्ड पर्सन ने बनाया है या वो डॉक्यूमेंट एक ऑर्डिनरी पर्सन ने बनाया है, ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन जो लिखेगा ना उसका मतलब डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू वही चीज अगर कौन लिखेगा, एक ट्रेन्ड पर्सन लिखेगा. तो उसने कहा सेम वर्ड्स may be used by an ordinary person in one sense and by a trained person or specialist in another. तो बेटा वही सेम वर्ड्स
अगर ऑर्डिनरी पर्सन यूज करेगा तो उसका कुछ और मतलब निकलेगा, और वही वर्ड जब एक ट्रेन्ड पर्सन स्पेशलिस्ट यूज करेगा तो मतलब अलग निकलेगा। तो यह कंसिडर करना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट बनाया किसने है, एक ट्रेन्ड पर्सन ने या एक ऑर्डिनरी पर्सन ने। फिर वर्ड्स बेयर सेम मीनिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। सेम वर्ड्स कैन नॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स इन द सेम डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक ही वर्ड के दो मतलब नहीं हो सकते एक ही डॉक्यूमेंट में, अनलेस द कंटेक्स्ट कंपेल्स एज सच। ठीक है, अनटिल और अनलेस ये बात कहीं मेंशन्ड हो। ठीक है, इफ अ वर्ड अंडरस्टूड इन वन सेंस गिव्स इफेक्ट टू ऑल द क्लॉजेज इन द डीड। ये बेटा आगे ना ये अलग से पढ़ना। While assigning it a different meaning renders one or more clauses ineffective, then the word shall be understood in former sense. उसने पता क्या कहा? If a word understood in one sense gives effect to all clauses in the deed, मतलब एक वर्ड को एक ही तरीके से एक ही मीनिंग से अगर आप पढ़ते हो तो आपके डीड के जितने भी क्लॉजेस हैं वो सब वैलिड हो रहे हैं। मैंने क्या कहा? एक वर्ड को आप डॉक्यूमेंट में एक ही मीनिंग देते हो और एक मीनिंग देने से सारे क्लॉजेस वैलिड हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, फिर मैं एक वर्ड को दो मीनिंग देके क्लॉजेस को वॉइड क्यों करूं? है ना, एक वर्ड को एक मीनिंग देके अगर सारे क्लॉजेस वैलिड हो रहे हैं तो यह बेवकूफी है कि मैं एक वर्ड को दो मतलब देके क्लॉज को क्या कर दूं? वॉइड कर दूं, इनइफेक्टिव कर दूं। तो एक वर्ड को एक मीनिंग देके अगर क्लॉजेस इफेक्टिव हो रहे हैं तो मैं एक वर्ड को दो मीनिंग देके क्लॉजेस को इनइफेक्टिव क्यों करूं? ठीक है, फिर resolve the conflict between two clauses in the document. If there is a conflict between two or more clauses of the same document, an effort must be made to resolve the conflict by interpreting the clause so that all clauses are given effect to. तो बेटा अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज में तो बेटर तो ये है इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे करो कि सारे क्लॉजेस वैलिड हो जाएं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ना होना बेटा, हार्मनी बना के चलनी है, इनकंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो उन्होंने कहा अगर दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे करना ताकि सारे क्लॉजेस वैलिड हो जाएं, इफेक्टिव हो जाएं। अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो तो अर्लियर क्लॉज शैल ओवरराइड द लैटर वन। तो बेटा कौन सा क्लॉज प्रिवेल करेगा? अर्लियर क्लॉज विल प्रिवेल ओवर द लैटर वन। ठीक है, वन इनवैलिड क्लॉज डज नॉट मेक द होल डॉक्यूमेंट वॉइड। तो नाम से पता चल रहा है बेटा, एक आधा क्लॉज अगर इनवैलिड है ना बेटा तो पूरा डॉक्यूमेंट वॉइड नहीं होगा अनटिल और अनलेस वो एक क्लॉज इंटीग्रल पार्ट हो। ठीक है, तो अगर एक क्लॉज इनवैलिड है तो पूरा डॉक्यूमेंट वॉइड नहीं होता है अनटिल और अनलेस वो एक पॉइंट ही मोस्ट इंटीग्रल पार्ट है ट्रांजैक्शन का। द फैक्ट दैट a clause in a document is not binding on the ground that it is unauthorized cannot render the whole document void. तो याद रखना, एक पॉइंट के एक क्लॉज के इनवैलिड होने से पूरा डॉक्यूमेंट वॉइड नहीं बनता है unless it forms such an integral part of the transaction to render it impossible to sever the good from bad. Until unless बेटा वो क्लॉज आपकी ट्रांजैक्शन का क्या है? इंटीग्रल पार्ट है बेटा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बेटा आता है आपका इंटरप्रिटेशन वंस गिवन रिमेन्स इफेक्टिव इन फर्दर प्रोसीडिंग्स। बात सिंपल है,
when an agreement between the parties has once been interpreted, मतलब अगर एक बार किसी चीज को इंटरप्रेट कर लिया है इन अ सर्टेन वे बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने एक बार किसी चीज को इंटरप्रिटेशन दे दिया है, तो फ्यूचर केसेस में, सब्सिक्वेंट लिटिगेशंस में वही इंटरप्रिटेशन चलेगा बेटा. दैट इंटरप्रिटेशन वुड बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. तो कोर्ट ने एक बार किसी मुद्दे पे अगर इंटरप्रिटेशन दे दिया है तो फ्यूचर में उसी मुद्दे से रिलेटिंग वही इंटरप्रिटेशन चलेगा. और आप कोर्ट का बेटा समय खराब मत करना ये कह के कि एक बार अपने इंटरप्रिटेशन को रिकंसिडर कर लो. मतलब हमारे हिसाब से आपका वाला इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, तो याद रखना कोर्ट ने एक बार किसी मुद्दे पे अगर इंटरप्रिटेशन दे दिया है तो सब्सिक्वेंट लिटिगेशंस में वही इंटरप्रिटेशन इफेक्टिव माना जाएगा, बाइंडिंग माना जाएगा पार्टीज में. कोर्ट का समय खराब मत करना ये कह के कि एक बार अपने इंटरप्रिटेशन को रिकंसिडर कर लो. कोर्ट आपकी सुनने वाला नहीं है. लो बेटा, ये आपका बच्चे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपका चैप्टर था. बहुत सिंपल सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है बच्चे. ठीक है बेटा, तो आपका बच्चे कोर्स आज पूरा फिनिश हो गया है. ठीक है, बस बेटा आपके नेक्स्ट वीक से आपकी एक अमेंडमेंट क्लास मुझे टैक्स की लेनी है. उसके बाद बेटा आपके टेस्ट वगैरह रखने शुरू करेंगे. टिल देन थैंक यू.